नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 9 की जो अर्थशास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो हमने ये जो चैप्टर है ऑलरेडी हम ये इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं और ये जो वीडियो होगी वो सेकंड होगी, बट मैं रिवीजन करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक पालमपुर गाँव है, उसकी कहानी है और उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किसी उद्योग के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। अर्थशास्त्र क्या है, हम इस किताब के माध्यम से जानेंगे। जो भी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक तरीके से नया ही विषय है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और 9th क्लास के जो अन्य वीडियोस हैं वो भी आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम ये देखेंगे कि उत्पादन का संगठन क्या होता है। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। तो 4 चीजों में क्या क्या है? भूमि है, जैसे आपको पता है कि भूमि में जमीन होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जल वन खनिज होते हैं। दूसरी आवश्यकता जो होती है वह श्रम होती है, अर्थात लेबर होती है, मेहनत होती है, लोग भी तो काम करेंगे उसमें। और कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, मतलब जो आने वाली जो चीजें होती हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं? तो अब आप देखिए भौतिक पूंजी में क्या होता है कि औजार, मशीन और भवन, ये सब सारी जो चीजें होती हैं जिसमें औजार होते हैं, जनरेटर होते हैं, कंप्यूटर आदि होते हैं, मशीनें होती हैं, औजार होते हैं, कोई बिल्डिंग होती है जिनको कई वर्षों तक हम यूज करते हैं, वह स्थायी पूंजी होती है। स्थायी पूंजी मतलब जो एक बार आपने लगा दी तो फिर उसके बाद में वो कई वर्षों तक वह ऐसी जारी रहती है। और उसके बाद में होता है कच्चा माल और नकद मुद्रा। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता भी होती है। अब जैसे आपको अगर आपकी टेक्सटाइल मिल है, गारमेंट्स कपड़े बनाने की है, तो आपको कच्चा माल भी चाहिए, धागे भी चाहिए, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं वह कच्चा माल और नकद मुद्रा के रूप में होता है। तो उसको खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो पा रही है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। अभी आपने क्या देखा कि आपने इसी चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या देखा कि भूमि की आवश्यकता होती है, उसके बाद में श्रम की आवश्यकता होती है, भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये व्यापार के लिए, किसी चीज के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, पूंजी में भी कार्यशील पूंजी और अभी हमने बात की थी स्थायी पूंजी की। अब हम बात कर रहे हैं जो चौथी चीज है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। देखिए यहाँ पे कारखाने में काम करते हुए आप व्यक्तियों को भी देख सकते हैं। ठीक है, श्रमिक जो है, श्रम। तो चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि चित्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं। भूमि मतलब जो ये सब जगह है जहाँ पे ये सब चीजें हैं, और श्रम में लेबर है, और स्थायी पूंजी में आप देख सकते हैं मशीनें हैं, भवन है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को सिर्फ पूंजी कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए
मतलब जहां भी पूंजी की बात हो रही है वो भवन भी हो सकता है, ठीक है, औजार हो सकते हैं, कुछ नकद रकम हो सकती है, पूंजी कहेंगे। अब पालमपुर में खेती की बात करते हैं। तो पहला है कि भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये पालमपुर गांव के जो भूमि की बात है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग की क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, वर्ग जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो 100 मीटर हो गया, 100 मीटर ये हो गया एंड 100 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, ठीक है, आपको पता है कि एरिया कैसे होता है, 100 इंटू 100 जो हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई बराबर, तो इसका एरिया आपके सामने ये आ गया। ठीक है, तो 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर जो है वह 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, मैदान के क्षेत्र की तुलना आप अपने स्कूल के मैदान से भी कर सकते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल, अब देखिए भूमि तो बढ़ नहीं रही है, किसी के पास नहीं बढ़ रही है, ना ही जो ग्राम पंचायत है कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसी भूमि पे अधिक पैदावार की जा सके। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, मतलब सभी पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। बरसात के मौसम मतलब खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू, सर्दी के मौसम मतलब रबी के फसल में गेहूं, उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, तो ये पालमपुर के बारे में आपको बताया कि बारिश के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है और जो आपका अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी के खेतों में गेहूं उगाया जाता है। रबी अर्थात वह मौसम जिसमें सर्दियों में फसल उगाई जाती है, तो आपको रबी याद रखना है। ठीक है, तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। उत्पादित गेहूं में जो होता है वह कुछ रख लेते हैं अपने लिए और बाकी जो है वह बेचने के लिए आगे रायगंज मंडी में बेच देते हैं। भाई आगे बेचेंगे भी तो सही, और भी तो उन्हें कुछ चीजें खानी है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मतलब वहां पे सिंचाई के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, वहां पे पानी भी है और व्यवस्था भी की गई है, जो भी नहरें बनाई गई हैं या जो भी सिस्टम है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं, समरसीबल कहते हैं, ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में
की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, कुछ जो ट्यूबवेल थी वो जो सरकार ने लगवाए, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाना प्रारंभ भी कर दिए, क्योंकि सबका देखना पड़ता है ना कि भाई आप कितने नलकूपों से काम कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1900 परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई आपको पता है पानी डालना होता है, और सरल सी बात है, पानी वही डाली जाएगा जहाँ पर पानी होगा। जो नदियों के द्वारा, आप नहरों के द्वारा आप पानी खेत में डाल सकते हैं, या ग्राउंड वाटर से आप पानी निकाल के डाल सकते हैं, कुओं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। पर जहाँ पर नदी नहीं है, नहर नहीं है, वहाँ पर सब लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर पानी वर्षा के रूप में ना मिले तो वहाँ पे खेती ना हो पाए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। देखिए, जो ये आपके सामने आपको ऐसे मिलेगा ना, जो ज्यादा डार्क में मिलेगा, ये इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि ये किताब खुद ही बोल रही है कि एक वर्ष में किसी एक भूमि पर बार बार उस पर खेती करना, मतलब कुछ महीने के लिए खेती करना। आपको पता है कि 12 महीने का एक साल होता है, तो 3 महीने करके, 4 महीने करके, फिर कटाई करके दोबारा करना, उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा फसल पैदा करने को। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, गेहूं, बाजरा, गन्ना और आलू। गन्ने में क्या होता है कि गन्ना काफी लंबे समय तक मतलब उसको टाइम लगता है, तो काफी लंबी फसल होती है, इसलिए गन्ना उगाने के बाद तो सिर्फ एक ही फसल के लिए ही आपको जो है वो जगह बच पाती है, या आपका जो समय है वो बच पाता है। आइए चर्चा करें कि सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए आरेख है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1950 और 1951 में, मतलब इस समय 132 मिलियन हेक्टेयर जो था वो भूमि हमारे पास में थी खेती के लिए, जुताई क्षेत्र जो था। और उसके बाद में 40 वर्ष बाद 1990 से 1991 में ये 186 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया। मतलब थोड़ा सा इसमें और बढ़ गया। आप अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अराउंड 6 और 12 में से 8 आपके हिसाब से, तो 46 ये 46 के आसपास, ठीक है, आपको 46 मिलियन हेक्टेयर के आसपास ये बढ़ा। बट आप ये देखेंगे कि 2000 से 2001 में 186 का 186 ही रहा, कुछ नहीं बढ़ा। उसके बाद में 2010-11 में, या 11-12 में, 12-13 में, 13-14 में थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। अब आप ये देखिए कि क्यों जुताई का क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि निरंतर हमारी जो जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने वो भी दिखाया है चार्ट के माध्यम से भी। ठीक है, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को हमें भरना है।
आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। मतलब जो रेगुलरली जो यूज करते थे बीज, उसमें इतनी ज्यादा जो थी वह उपज नहीं थी, इतनी ज्यादा फसल नहीं उगती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, अधिक उपज वाले अति उपज प्रजातियों वाले बीजों सिंचाई रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। ठीक है। और इसमें अभी क्या था, ये तालिका थी। इस तालिका में क्या, फसल का नाम, किस माह में बोई जाती है, किस माह में काटी गई, और सिंचाई का साधन, वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर आदि। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक उपज वाले बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है। ठीक है। ये आधुनिक कृषि विधियां हैं, कृषि यंत्र हैं। ठीक है। डीजल वगैरह से चलते हैं ये सब। लेकिन और सिंचाई के रूप में हमें नहर, पंप सेट, बांध, बिजली, मतलब बांध से हमें बिजली मिलती है। ठीक है। और सिंचाई के लिए इस प्रकार से हम पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं, बांधों का इस्तेमाल करते हैं नहरों के द्वारा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV याद रखना, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं के ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जबकि HYV बीज से यह उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया था। डबल मान लो आप। ठीक है। डबल से भी ज्यादा। ठीक है। क्योंकि 13 दूनी 26 होता है और यहाँ तो 32 है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी, मतलब जरूरत से ज्यादा जो बच उनके पास इतना था। आइए चर्चा करें। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ चीजें और हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो चर्चा का जो शब्द है ये बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। और सारणिक 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए। क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई है? विचार विमर्श करिए। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों? सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करिए, मालूम कीजिए आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। ये इसमें बताया गया कि आपको ये सब करना चाहिए। सिंचाई के क्या स्रोत है, कैसे कैसे सिंचाई होती है खेतों में। तीसरा है कि कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, बहुत कम में, लगभग आधे में, अधिकांश में या सारे में, समस्त मतलब सारा। और चौथा है किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहां से प्राप्त करते हैं। ये देखा कि कौन कौन सी पद्धति के द्वारा हम लोग खेती को बढ़ावा कर दे सकते हैं। तो ये वीडियो जो थी यहीं तक रहेगी
और जो इसके जो हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर वो 3rd वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर आप बताइएगा। बहुत दिनों के बाद में और सब लोगों से ऐसे रूबरू हो रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।